दूसरी गोली एक हट्टे कट्टे शख्स के हाथ पर लगी और माउजर जो उसके हाथ में था निकल कर दूर जा गिरा। गोली चलाने वाला जो भी था कमाल का निशानेबाज था। कौन था ये निशानेबाज? किसके कुत्ते थे ये? अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ। कबीर अली शाह की सूरत मेरी निगाहों में घूमने लगी। वही कबीर अली शाह जो अपने शिकारी कुत्तों के गौल के साथ लापता हो गया था और जिसे हम इन नशीबो फराज में कई रोज तक तलाश करते रहे थे। मेरे दिल ने पुकार कर कहा, यह बेमिसाल निशानेबाज वही है। वो अपने खूनखार कुत्तों के साथ मेरी मदद के लिए आ रहा है। और फिर अगले ही लम्हे मैंने उसे और उसके कुत्तों को झाड़ियों से निकलते देखा। मेरे सामने दो ताजी कुत्तों ने एक साथ जस्त की और हवा में उड़ते हुए दो राइफल बरदारों पर जा पड़े। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी हरकत में आ जाना चाहिए। मैंने लेटे लेटे उस माउजर की तलाश में निगाहें दौड़ाईं जो अभी हट्टे कट्टे शख्स के हाथ से निकला था। वो मुझे पिकअप के एक कोने में पड़ा हुआ नजर आ गया। मैंने अपनी पूरी तवानाई से माउजर की तरफ जस्त की। ऐन उसे लम्हे पोठोहारी ने अपनी राइफल का रुख मेरी तरफ मोड़ दिया। मैं दरमियानी फासला फलांग कर माउजर पर गिरा। ठीक उसी वक्त राइफल की नाल मेरी तरफ सीधी हो चुकी थी। फुलादी नाल के तारीक सुराख में से किसी भी सानिये मेरे लिए मौत बरामद होने वाली थी। फुलादी नाल के इस तारीक सुराख में झांकना कैसा रूह फरसा तजर्बा होता है, ये कुछ उसी शख्स से पूछिए जिसे शोमई किस्मत ऐसे मंजर से वास्ता पड़ चुका हो। मैं सख्ते किसी कैफियत में था। इंतजार के सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता था। और ये कोई हफ्तों दिनों या घंटों का इंतजार नहीं था, सेकंड के एक मुख्तसर हिस्से का इंतजार था, मगर सदियों पर भारी था। फिर मैंने एक शिकारी कुत्ते को अकब से पोठोहारी पर झपटते देखा। ये ग्रे हाउंड कुत्ता था। इस सुबक रफ्तार कुत्ते का धक्का खाकर पोठोहारी बुरी तरह लड़खड़ाया और ऊंधे मुंह मेरे कदमों में आन गिरा। इसकी राइफल ने धमाके से गोली उगली। ये गोली पिकअप की बाड़ी में कहीं लगी। मैंने माउजर पकड़ा और उछल कर खड़ा हो गया। एक शख्स 15-20 कदम की दूरी पर अपनी राइफल काक कर रहा था। इसके हाथ राइफल से मसरूफ थे और निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। अंदाज से अया था कि राइफल काक करने के बाद वो जो पहला काम करेगा वो मुझ पर गोली दागने का होगा। इस काम के लिए इसे बामुश्किल 1 सेकंड की मोहलत दरकार थी। मैंने माउजर सीधा किया और गोली चला दी। ये गोली उसने सीने पर खाई और उछल कर पुश्त के बल गिरा। मेरे कदमों में जैसे तहलका मचा हुआ था। मैंने देखा इंसान और कुत्ता गुत्थम गुत्था थे। पोठोहारी पर छलांग लगाने वाले ग्रे हाउंड ने पलक झपकते में उसे लहू लोहान कर दिया था। मैं छलांग लगाकर पिकअप से बाहर आया। पिकअप से बाहर दाएं तरफ झाड़ियों का मंजर भी पिकअप के मंजर से मिलता जुलता था। यहाँ 4 कुत्तों और अलिफ खान के 3 साथियों में घुमसान का रन पड़ा हुआ था। मेरे सामने एक ताजी कुत्ते ने एक शख्स का टेटवा अपने दांतों से उधेड़ा और गर्दन से खून के फवारे छोड़ा दिखे। दाएं से 2 फायर हुए और कुत्ता तड़प कर अपने शिकार के ऊपर गिरा। शिकार और शिकारी दोनों जानकुनी के आलम में भड़कने लगे। कबीर अली शाह मेरी पिकअप के पीछे पोजीशन ले चुका था। मैंने भी भाग कर पिकअप की आड़ ली। कबीर अली शाह की राइफल का रुख अलिफ खान की तरफ था। अलिफ खान तकरीबन 10 गज दूर 2 ताजी कुत्तों से उलझा हुआ था। कबीर अली शाह ने कमाल महारत से फायर किया और गोली दोनों कुत्तों के दरमियान रास्ता बनाती हुई अपने हदफ तक पहुंच गई। अलिफ खान गोली के धक्के से उछलकर झाड़ झंकाड़ में गिरा। गोली उसके कंधे पर लगी थी। एकाएकी अलिफ खान और उसके साथियों को एहसास हो गया कि वो खुली जगह पर कुत्तों और राइफलों का हदफ बन गए हैं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पनाह की तलाश में भागे। आसार से जाहिर था कि कुत्ते इनका पीछा करेंगे। ये सूरत-ए-हाल कुत्तों के लिए जानलेवा भी हो सकती थी। इस खतरे को कबीर शाह मुझसे पहले भांप चुका था। इसके हल्क से मुख्तलिफ आवाजें निकली और तरबीज याफ्ता कुत्ते एकदम पलटकर पिकअप की तरफ आ गए। सिर्फ एक कुत्ता ज्यादा जोशीला निकला। ये बिल्कुल ताजी कुत्ते की जिसामत रखने वाला सलोकी हाउंड था। वो एक भागते हुए राइफल बरदार से लटक गया। इसके जबड़े राइफल बरदार की पिंडली पर थे और वो वहां से लुकमा भर गोश्त निकालने की भरपूर कोशिश कर रहा था। वो अपनी कोशिश में कामयाब तो हो गया, लेकिन राइफल बरदार ने भी बदला चुका दिया। उसने फायर किया और गोली कुत्ते का जबड़ा चीरती हुई निकल गई। इस जख्म का पता हमें उस वक्त चला जब कुत्ता अपने मद्दे मुकाबल को झाड़ियों में पहुंचाकर पिकअप की ओट में आ गया। इसकी गर्दन खून से सुर्ख हो रही थी और वह हल्क से नाकाबिले फहम आवाजें निकाल रहा था। यूं तो सब कुत्तों की हरकत से सख्त बेकरारी जाहिर होती थी, लेकिन जख्मी कुत्ता कुछ ज्यादा ही बेचैन दिखाई देता था। वैसे वो एक शानदार कुत्ता था। मैंने राजस्थान में एक शिकारी से सुना था कि इस नस्ल के कुत्ते अरब शिकारियों में बहुत मकबूल हैं और वह तरबियत याफ्ता कुत्ते मुंह मांगी कीमत पर खरीदते हैं। अलिफ खान और उसके साथी दरख्तों से ढकी हुई चट्टानों के पीछे पनाह ले चुके थे और अब वहीं से पिकअप पर फायर कर रहे थे। कबीर अली शाह ने भी जवाबन चंद फायर किए। फिर वो मेरा शाना थाम कर बोला, आओ एहसान इलाही, निकले यहां से। मैंने पिकअप की ओर से एक निगाह अपने सामने डाली।
रहमान जई की लाश डांसन पिकअप में यूं पड़ी थी कि इसका आधा धड़ बाहर लटक रहा था। जिस कुत्ते ने राइफल बरदार का नरखरा उधेड़ा था वो अपने शिकार के ऊपर ही बेसुध पड़ा था। शिकार और शिकारी दोनों राहे अदम हो चुके थे। पोटवारी को मैंने जख्मी हालत में डांसन पिकअप से लुढ़कते देखा था। मेरा ख्याल था कि उसने पिकअप के अकब में पनाह ले रखी है। जिस शख्स को मैंने गोली रसीद की थी वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मालूम नहीं वो कदमों पर चल कर गया था या अलीफ खान के साथ ही उसकी लाश घसीट कर ले गए थे। चलो आओ एहसान इलाही, कबीर शाह ने मुझे फिर कंधे से एक खींचा। हम दोनों झुककर दौड़ते हुए अकबी दरख्तों की तरफ बढ़े। कुत्ते महकान के अंदाज में हमारे पीछे आए। चंद गज आगे जाकर कबीर शाह भागते भागते मुड़ा और अकब में चंद फायर किए। ये बड़े मुअस्सर फायर थे। मैंने भी माउजर से 2 फायर झोंक मारे। तीसरे की नौबत ही नहीं आई क्योंकि माउजर खाली हो चुका था। कबीर शाह के दौड़ने का अंदाज बता रहा था कि वो यहाँ के नशीबो फराज से बाखूबी वाकिफ है। 15-20 सेकंड के अंदर हम नहायत घरे दरख्तों में घुस चुके थे। यहाँ जगह जगह चट्टानी उभारी भी थे। हमारे अकब में काफी पीछे भागो पकड़ो की आवाजें आ रही थीं। यकीनन अलीफ खान और उसके साथी जान चुके थे कि हम भाग रहे हैं। इनमें से 2 तो बिलाशुबा हलाक हो चुके थे, 2-3 शदीद जख्मी हुए थे। यानी अब ऐसे अफराद जो पूरी तवानाई से हमारे पीछे आ सकते 2 या 3 हो सकते थे और इन्हें भी कुत्तों से खतरा था। कुत्तों को साथ लेकर भागने वालों का ताक़ुब किया जाता है, लेकिन यहाँ सूरत हाल बरअक्स थी। कुत्ते भागने वालों के साथ थे और कुत्ते भी कोई मामूली नहीं, अव्वल दर्जे के तरबियत याफ्ता और मर मिटने वाले। इनमें से एक तो मेरे सामने जान से गया था और एक शदीद जख्मी हुआ था। नतीजा ये निकला कि अलीफ खान और इसके साथी पूरी तनदही से हमारा पीछा नहीं कर पाए। वो हमारे अकब में आए जरूर और इन्होंने फायरिंग भी की, लेकिन हम इनकी जद से बच निकले और अंधाधुंध भागते हुए मौका से काफी दूर निकल आए। कुर्बो जवार में देखने से मुझे अंदाजा हुआ कि हम इस मकाम से ज्यादा दूर नहीं जहां से जुए मुश्त के अंदरूनी हिस्सों की तरफ जाने वाला कच्चा रास्ता फूटता है। एक खुश्क नाले और चंद ढीलों को पार करके हम एक ऐसी घाटी में घुस गए जिसमें कसरत से झाड़ झंकार था और अलीफ खान के साथ ही यहाँ पहुंचते भी तो आसानी से हमारा खोज नहीं लगा सकते थे। ऐसी घाटियां जुए मुश्त में हर जगह देखी जा सकती थी। छुपने, खात लगाने और मुद्दा गायब करने के लिए बड़ी मुनासिब जगह थी। हमने यहाँ रुककर अपनी सांसें दुरुस्त की। कबीर अली शाह के कंधे से कैनवस का एक थैला लटक रहा था। उसने थैले में से कुत्तों के मुंह पर चढ़ाने वाली जालियां निकाली। बड़ी एहतियात लेकिन फुर्ती के साथ उसने कुत्तों के मुंह बांध दिए और 2 ज्यादा जोशीले कुत्तों के गले में जंजीरें डाल दी। कबीर अली शाह के पास अब कुल 4 कुत्ते रह गए थे, जिनमें से एक जख्मी था। लहीम शहीम बोहली कुत्तों के जोड़े में से एक तो गालबन वो था जिसने पिकअप की खुली खिड़की में से मुझ पर छलांग लगाई थी और फिर इसी पिकअप के नीचे आकर कुचला गया था। दूसरा बोहली भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं इस दूसरे कुत्ते के बारे में पूछना चाहता था और इसके अलावा भी कई सवालात थे जो जहन में कलबला रहे थे, लेकिन अभी इन सवालात का वक्त नहीं आया था। अलीफ खान और इसके साथी फासले पर जरूर रह गए थे, मगर अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं था। हमदम सादे अपनी जगह बैठे रहे और कुर्बा जवार की आहटें सुनते रहे। करीबन 5 मिनट बाद कबीर शाह अपनी जगह से खड़ा हो गया। इसने गहरी नजरों से अतराफ का जायजा लिया। चंद लम्हे बाद मैं भी उस जायजे में शरीक हो गया। हमारे चारों तरफ जंगली घास, दाब और मरजई की हरियाली थी। इस हरियाली में जगह जगह दरख्तों के घने झुंड थे। अक्कम में जर्द पत्तों वाली कारदार झाड़ियां पहाड़ी सिलसिले के दामन तक फैली हुई थी। लगता था मीलों तक हमारे सिवा कोई मुतनफ्फिस नहीं। आखिरी फायर हुए अब करीबन 10 मिनट गुजर चुके थे और आखिरी इंसानी आवाज भी इतनी ही देर पहले हमारे कानों में पहुंची थी। मैंने गहरी सांस लेकर माउजर को जैकेट में रख लिया। वैसे वो हाथ में भी रहता तो बेकार ही था। उसकी आखिरी गोली में चंद मिनट पहले फायर कर चुका था। कबीर अली शाह बदस्तूर रेड अलर्ट था। मैंने उसके तासरात से अंदाजा लगाया कि वो सख्त तशवीश में मुब्तला है। इसका दायां हाथ एक बेकरार ताजी को मुसलसल सहला रहा था और बायां मजबूती से खुदकार राइफल पर जमा हुआ था। वो शिकारी था और जंगल में शिकारी के हवास आम अफराद से ज्यादा काम करते हैं। शायद वो कोई ऐसी शैद देख रहा था जो मेरी नजरों से ओझल थी और सिर्फ कबीर अली ही नहीं, मुझे उसके कुत्ते भी बेकरार नजर आने लगे। खाटी में घुसने के बाद वो अचानक पुरस्कून हो गए थे, लेकिन ये कैफियत ज्यादा देर बरकरार नहीं रही थी। यूं ही कबीर अली शाह इनके मुंह बांधकर फारिग हुआ था, वो एक बार फिर अपने हरकत से शदीद बेचैनी का इजहार करने लगे थे। कबीर अली शाह और इसके कुत्तों की बेकरारी मेरी समझ से बालातर थी। कम अज कम इस वक्त तो हम खतरे से बहुत दूर थे। न फायर, न आहट, न कहीं इंजन का शोर। इस बात का कभी इम्कान था कि अलीफ खान और इसके साथियों ने फिलहाल हमारे पीछे आना मुनासिब नहीं समझा होगा। इनमें से जो अफराद जख्मी हुए थे इन्हें फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत थी। इसके अलावा एक और बात भी यकीनन अलीफ खान के पीछे नजर रही होगी। वो जान चुका था कि मैं अपने साथियों को 2-2.5 मील पीछे घने दरख्तों में ही छोड़ आया हूँ। ऐन मुमकिन था कि भागते चोर के लंगोटी वाला मुहावरा जहन में रखकर वो इन्हें पकड़ने के लिए रवाना हो गया हो।
दो जवान औरतों की कशिश यकीनन अलीफ खान जैसे बर्दाफरोश के लिए कम नहीं रही होगी। कबीर शाह की मजबूत गिरफ्त ने मुझे चौंका दिया। वो मुझे बाजू से पकड़कर ढलवान की तरफ खींच रहा था। बेहद मजबूत अंदाज था उसका। अचानक मुझे अंदाजा हुआ कि कबीर शाह और कुत्तों की परेशानी का सबब वो नहीं जो मैं समझ रहा हूं। ये कोई और मामला था। बात क्या है जनाब? मैंने हेड कांस्टेबल का किरदार निभाते हुए दबी सरगोशी में पूछा। कबीर शाह ने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। इसके अंदाज में शदीद इज़्तिराब पाया जाता था। हमारे कुत्ते पीछे आ रहे थे। हम बड़ी तेजी से पत्थर फलांगते हुए ढलवान पर पहुंचे। यहाँ जंगली घास कोहलुओं से ऊपर तक पहुंची हुई थी। कदमों के नीचे जमीन नाहमवार थी और दिखाई भी नहीं दे रही थी, लिहाजा हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। कबीर शाह के अंदाज से जाहिर था कि वो किसी पनाहगाह की तलाश में है। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसने मेरा बाजू थामा और करीबन खींचता हुआ एक टीले की तरफ बढ़ा। वो एक तंग से धाने वाली गार नुमा खो थी। इस किस्म की खो मैंने इलाके में बहुत देखी थी। ऊंट की तरह धाने से तंग लेकिन अंदर से कुशादा होती थी। एक ऐसी खो में चंद रोज बेशतर जवाना मर्ग किरण से मेरी दूसरी मुलाकात हुई थी। वो मुझसे दस्तों गिरबां हो गई थी और मैंने बामुश्किल उस पर काबू पाया था। इस खो का दहाना भी बाइन ऐसा ही था। तहम उस खो को इंसानी हाथों ने अंदर से कुशादा किया था, जबकि ये खो कुदरती थी। मैं और कबीर शाह खो के दहाने से 5-6 कदम दूर थे जब मैंने एक अजीब सी गुर्राहट सुनी। ये गुर्राहट कहीं करीब से उभरी थी। मैं फासले का तय्युर नहीं कर सका और ना ही ये जान सका कि कौन सा जानवर गुर्राया है और गुर्राया भी है या सिर्फ मेरे कान बजे हैं। बहर तौर सनसनी की एक लहर सी बदन में सरायत कर गई। हम इंतहाई हद तक झुककर खो में दाखिल हुए। चारों कुत्ते भी पीछे भर्रा मारकर अंदर घुस आए। थाने के करीब ही पत्थर की 2 बड़ी सिल्लें रखी हुई थी। कबीर अली शाह ने एक सिल खींच कर कार के थाने पर जमाई। फिर हम दोनों ने दूसरी सिल उठाकर पहली सिल के ऊपर रख दी। खो में एकदम घटाटोप तारीकी छा गई। सिर्फ थाने के बालाई किनारे से चंद शुआएं फूट कर छत का एक हिस्सा रोशन कर रही थी। एकदम गुर्राहट फिर उभरी। इस दफा आवाज नहायत वाज़ेह थी और थाने के बिल्कुल पास से आई थी। मेरे ज़हन में झमाका सा हुआ। यह आवाज मैं पहले भी सुन चुका था, शायद उस वक्त जब पिकअप की खुली खिड़की से भारी भरकम कुत्ता तोप के गोले की मानित मुझ पर आ गिरा था। कबीर शाह धाने की बालाई झुरी से आंखें लगाए बाहर देख रहा था। मैंने भी उसकी तकलीद की। पहले तो जंगली घास और कोताह कामत झाड़ियों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर एक नुक्ते पर मेरी नजर जम कर रह गई। खुदा के पनाह, ये कैसा भयानक ख्वाब देख रहा था मैं। मेरे सामने कबीर अली शाह का दूसरा भूली कुत्ता खड़ा था। ये कुत्ता हलाक हो जाने वाले कुत्ते से कदरे जसीम था और ज्यादा खूनखार भी। 60 किलोग्राम से कम वजन क्या रहा होगा उसका। मैं सद्दा से रवाना होने के बाद इसे कई मर्तबा देख चुका था, मगर आज के देखने और उस देखने में बहुत फर्क था। आज मेरे सामने एक भूली नहीं, इफरीत खड़ा था। हलाक शुदा कुत्ते की तरह उसका चेहरा भी सूज कर नाकाबिले शनाख्त हो चुका था। गर्दन और चेहरा खाक खून में लथड़े हुए थे। बालाई होंठ मुड़कर अजब करिहा अंदाज में ऊपर की तरफ उठ गया था और आंखें, खुदा के पनाह, वो किसी बदरूह की आंखें थीं। इन आंखों को देखकर ज़हन में खौफ का 1000 पाया रेंगने लगता था। मैंने सवालिया नजरों से कबीर अली शाह की तरफ देखा। वो लर्जा आवाज में बोला, खोचे, ये दोनों बुलडाग पागल हो गया है, एकदम खूनखार। लेकिन कैसे? हमको खुद पता नहीं। ये एक साथ एक झुंड में घुसा था, वहीं किसी चीज ने इन्हें काट खाया है। क्या चीज हो सकती है? मैंने पूछा। वो बोला, गर्दन के करीब देखो, वो गोल सा निशान नजर आ रहा है ना? मैंने इस बात में सर हिलाया। वो बोला, ये सांप या चमगादड़ का काटने का निशान है। ऐसा ही निशान उस दूसरे कुत्ते की थूथनी और कान के नीचे था। 2 साल पहले हमारे भाई का एक आयरिश हाउंड इसी तरह जख्मी हो गया था। वो हाउंड नस्ल का सबसे बड़ा कुत्ता होता है। इसका मुंह भी इसी तरह सूज गया था। बावला जानवर जब कुत्ते को काटता है तो उसे भी बावला कर देता है। यानी आपका मतलब है कि कुत्ता बावला हो चुका है? ऐसा वैसा बावला नहीं, उसकी आंखों का रंग देखो और मुंह से निकलता जाग देखो। इस वक्त ये खूनखार दरिंदा है। हमने बहुत कम किसी जानवर को ऐसा खराब हालत में देखा है। हमको यकीन है जिस बदनसीब का जिस्म पर इसका एक दांत भी लग गया वो पागल होने से नहीं बचेगा। कबीर शाह के लहजे में बेपनाह अफसरदगी और रंज था। अब मुझे सूरत-ए-हाल की असल संगीनी का एहसास हो रहा था और यह बात भी समझ में आ रही थी कि थोड़ी देर पहले कबीर शाह और इसके कुत्ते एकदम बेचैन क्यों हो गए थे। यकीनन वो इर्द गिर्द पागल बूहली की मौजूदगी महसूस कर चुके थे। कबीर शाह ने नहायत बरवक्त इकदाम किया था जो खुली जगह छोड़कर इस खो में घुसाया था। कुत्ते को देखकर इस नतीजे पर पहुंचना मुश्किल नहीं था कि अगर हम अब तक खुली जगह पर होते तो सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हो चुके होते। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक जसीम नस्ल का बूहली था। ज्यादातर बूहली कुत्तों की तरह इसकी पिछली टांगें अगली टांगों से लंबी नजर आती थीं। बाल सीधे, जबड़ा लटका हुआ
اور چہرے پر ڈھیلی کھال کی جھریاں تھیں۔ کتے کے حلق سے جو ایک مسلسل غراہٹ بلند ہو رہی تھی وہ اس کے اصل آواز سے بہت مختلف تھی۔ قطعی نامانوس سی آواز تھی، کسی بہت بڑے اور گہرے کنویں سے آتی ہوئی۔ ایک لرزا دینے والی کیفیت تھی اس کے اتار چڑھاؤ میں۔ وہ کھو کے دانے کو دیکھ رہا تھا جیسے جان چکا ہو کہ اس کا شکار اس کھو میں موجود ہے۔ اس کی خون بار آنکھوں کی سرخی ہر لہجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، اس کی دم نے تیزی سے گردش کی، تب وہ ایک خوفناک آواز کے ساتھ دھانے کی طرف لپکا۔ بالکل کسی ارنے بھینسے کے انداز میں اس نے دھائیں سے ایک زوردار ٹکر پتھر کے سل کو ماری۔ یہ قریباً 4 انچ موٹی 5 مربع فٹ کی مستطیل نما سل تھی۔ خاصا وزن رہا ہوگا اس کا، لیکن اگر ہم دونوں نے سل کو سہار نہ رکھا ہوتا تو یقیناً اپنی جگہ چھوڑ دیتی۔ سل کو ٹکر مارنے کے بعد کتا پیچھے ہٹا تو اس کے لتھڑے ہوئے چہرے پر تازہ خون کی سرخی نظر آئی۔ یقینی بات تھی کہ وہ اپنے پاگل پن میں اس سے پہلے بھی مختلف اشیاء سے سر ٹکراتا رہا ہے۔ سل کو ٹکر مارنے کے بعد کتے کے ہیجان میں یکایک اضافہ ہو گیا۔ 10-12 فٹ پیچھے ہٹنے کے بعد وہ ایک بار پھر دھانے کی طرف لپکا۔ ہم دونوں نے اپنے کندھے بالائی سل سے جوڑ دیے اور پتھر کے ساتھ پتھر کی طرح جم کر بیٹھ گئے۔ یہ ٹکر پہلی سے بھی شدید تھی۔ یوں لگا کہ تصادم کی شدت تھوڑی سی زیادہ ہوتی تو موذی جانور کی کھوپڑی چٹک جاتی۔ کھو کے اندر چاروں کتے بےقراری سے چکرا رہے تھے۔ ان سب کے منہ بندے ہوئے تھے، ورنہ وہ بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ تاہم نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کتوں کی بےقراری میں غصہ نہیں بلکہ ایک طرح کا خوف سمٹا ہوا ہے۔ کھو سے باہر جانور کی گھن گرج ہر لہجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری ٹکر مارنے کے بعد وہ اپنے دانتوں سے پتھر کی سل پر حملہ آور ہوا، وحشت میں جیسے اسے اندھا کر رکھا تھا۔ وہ پتھر کی سل پر جھپٹ جھپٹ کر اسے دانتوں سے ادھیڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کوشش ناکام ہوئی تو وہ پھر ٹکر مارنے کے لیے پیچھے ہٹا۔ خان صاحب، میں نے چلا کر کہا، گولی مارو اسے۔ کبیر شاہ نے 7mm ایک طرف پھینک دی اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تو خالی ہو چکا ہے، تم اپنا موزر نکالو۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ میرا موزر تو کبیر شاہ کی رائفل سے پہلے ہی خالی ہو چکا تھا۔ یہ بڑا سنگین اتفاق تھا۔ ہم دونوں مسلح ہونے کے باوجود غیر مسلح تھے۔ جس وقت ہم موقع سے فرار ہوئے ہمارے ارد گرد 2-3 رائفلیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس وقت ایک رائفل اٹھا لی ہوتی تو اب بے بسی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں نے اپنے موزر کے خالی ہونے کا مزدہ سنایا تو کبیر شاہ نے سر تھام لکھا، او خدایا، یہ بہت برا ہوا، بہت ہی برا ہوا۔ پاگل کتے نے 2 اور بھرپور ٹکریں سل کو رسید کی، پھر ایک دم کسی دوسری آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لکھا۔ وہ بھاگتا ہوا جھاڑیوں کی طرف گیا، مشرق کی طرف منہ کر کے کچھ دیر غرایا اور پنجوں سے زمین کھودتا رہا، پھر یکایک پرسکون نظر آنے لگا۔ تیزی سے گردش کرتی ہوئی دم نیچے لٹک گئی اور وہ کھو کے دھانے پر قریباً 10 گز دور پلاہی کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کا رخ دھانے ہی کی طرف تھا۔ کبیر شاہ بغور کتے کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھی سانس روک کر آنکھیں دھانے کی جھری سے لگا رکھی تھیں۔ 2-3 منٹ بعد کبیر شاہ نے گہری سانس لی اور سل سے ٹیک لگا کر آلتی پالتی مار لی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب اب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ غالباً وہ بھانپ چکا تھا کہ کتا فی الحال دھانے پر مزید جلغار نہیں کرے گا۔ یہ بہت برا ہوا ہے احسان الہی، اس نے جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس اس وقت ہتھیار ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ میری نگاہیں بدستور کھو سے باہر لگی ہوئی تھیں۔ علیف خان سے پیچھا چھڑاتے چھڑاتے ہم ایک بدترین دشمن کے مقابل آ گئے تھے، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس۔ کتے کے بیٹھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یہاں تا دیر قیام کا ارادہ رکھتا ہے اور اس قیام کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہوگا۔ میں نے دھانے کی جھری سے نگاہ ہٹا کر کبیر شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کا لباس بے حد بوسیدہ اور کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ چہرے پر میل کی تہ، شیو بڑی ہوئی اور بال منتشر تھے۔ اس کی حالت دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ پچھلے 2-3 ہفتے اس نے سخت اذیت میں گزارے ہیں۔ میں نے کہا، خان صاحب کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ہم تو ہلکان ہو گئے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ وہ بولا، اور یہی شکوہ میری طرف سے بھی ہے۔ بہرحال یہ تو لمبی کہانی ہے، اور تم بتاؤ باقی لوگ کہاں ہیں؟ ہمارا متبل ہے مرجان اور ایس پی وغیرہ۔ میں نے کہا، ایس پی صاحب تو واپس لاہور جا چکے ہیں۔ مرجان صاحب میری اطلاع کے مطابق سدا میں ہیں۔ کبیر شاہ کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمودار ہوئی۔ تمہارا متبل ہے؟ ڈاکوؤں کے چنگل سے نکل گیا وہ سب لوگ؟ میں نے افسردگی سے کہا، ہاں کچھ نکل گیا اور کچھ رہ گیا۔ پولیس پارٹی کے 2 آدمی انہوں نے مار ڈالے، ان میں انسپیکٹر باجوہ بھی ہے۔ او خدایا، انسپیکٹر باجوہ مر گیا؟ بہت برا ہوا، بہت ہی برا ہوا۔ کہ کیسے ہوا یہ سب؟ اور وہ دوسرا کون ہے؟ دوسرا ہیڈ کانسٹیبل نذیر تھا۔ ان دونوں کو عیسیٰ جان کے ساتھیوں نے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے گولی مار دی۔ کبیر شاہ کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ عیسیٰ جان؟ کس عیسیٰ جان کا بات کرتا ہے تم؟
وہی عیسیٰ جان جسے ہم سب جانتے ہیں اور جس کی تلاش میں ہم نے یہ شکار کا بکھیڑا پالا تھا۔ او خدایا، تو یہ عیسیٰ جان کا آدمی تھا؟ ہم کو پہلے ہی ڈر تھا کہ یہ عیسیٰ جان کا کام ہوگا۔ کبیر علی شاہ پر خوف آمیز حیرت کا شدید حملہ ہوا تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی کے ساتھ اس اطلاع کو جذب کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تو پھر مرجان اور اسپی وغیرہ بچ کیسے نکلا؟ اور خود عیسیٰ جان کا کیا بنا؟ ہم کو تفصیل سے بتاؤ برادر، یہ سب کیسے ہوا اور کب؟ میں نے کبیر شاہ سے سگریٹ لے کر اپنا سگریٹ سلکایا اور اسے ان واقعات کے بارے میں بتانے لگا جو اس کی غیر موجودگی میں ہم سب پر گزرے تھے۔ پہاڑی ریستوران سے عیسیٰ جان کے ڈیرے تک پہنچنے اور ڈیرے پر چھڑنے والی لڑائی سے لے کر پاؤندہ بستی میں محصور ہو جانے تک کے سارے واقعات میں نے کبیر شاہ کے گوش گزار کر دیے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ گروہ میں پھوٹ پڑ جانے کے سبب عیسیٰ جان کے ساتھی تتر بتر ہو چکے ہیں اور وہ خود روپوش ہے، تو حیرت کے مارے کبیر شاہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ اسے میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ لشکر خان کو جانتے ہیں؟ وہ بولا، سنا ہوا ہے نام، کہتے ہیں یہ عیسیٰ جان کا خاص آدمی ہے۔ میں نے کہا، وہ اب عیسیٰ کا خاص دشمن بن چکا ہے۔ ان دونوں میں دشمنی کا سبب وہ شنکر بھارتی ہے۔ شنکر نہ صرف عیسیٰ جان کے ساتھ ہے بلکہ اس سے ہماری مڈ بھیڑ بھی ہو چکی ہے۔ عیسیٰ جان کے گروہ میں شنکر کا بڑھتا ہوا عمل تخل لشکر خان کو پسند نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں میں اختلافات بڑھتے رہے اور نوبت مسلح تصادم تک پہنچ گئی۔